क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया और इस सवाल को देख के आप ये कह सकते हो कि इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए। देखिए कैसे, उसने क्या पूछा, सीधा मैं जाता हूं कि पूछा क्या है, बी और सी के हिस्से का अनुपात उसने पूछ लिया। बी और सी के हिस्से का टोटल अनुपात उसने पूछा है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जो जरूरत की चीजें है ना वो केवल यहां लिखी हुई है। सी का इंडिविजुअल हिस्सा क्या है, सी के हिस्से और ए तथा बी के संयुक्त हिस्से का अनुपात, मतलब सी अपॉन ए प्लस बी, यही तो दिया है। कितना दे दिया, 5/8। अब आप मुझे ये बताओ कि सी का जो भी आंसर आएगा, सी का जो भी आंसर आएगा वो 5 या 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे अब ये चीज क्लियर हो गई कि सी का मान, चूंकि सी नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, तो सी की वैल्यू या तो क्या कंफर्म है कि 10 होगी। क्यों? क्योंकि यहां भी 10 है और यहां भी 10 है। अगर सी की वैल्यू 10 है, फिर इस लाइन को जरा आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, बी तथा सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है, 17 है। अगर बी और प्लस सी की वैल्यू 17 है, जिसमें से सी आपने बता दिया कितना होगा, 10 होगा, तो बी की वैल्यू कितनी बची, 7 बची। तो बी और सी का जो हिस्सा पूछा है 7:10, ये इस सवाल का सही उत्तर होगा। इनमें कुछ है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो, लेकिन बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड प्लस क्या, डिविजिबिलिटी रूल। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड प्लस डिविजिबिलिटी रूल एग्जाम में आपको सबसे आगे आगे रखेगा। मजा आ गया ना सवाल करने में। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। यार उससे क्या मोटिवेशन मिलता है, आप जब मुझसे जुड़ रहे हो ना, तो मुझे ये अंदर से एक खुशी होती है कि यार बच्चा मुझसे पढ़ना चाह रहा है। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना, मैं बैठा हूं आपके लिए यहाँ पे। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, आप देखिए धीरे धीरे करके आप कोई भी, आप एक बार ट्राई करके तो देखिए, आप समस्या बताइए, उसका सोल्यूशन आपको दूंगा मैं। तो कम से कम इतना तो बनता है ना कि यार आप मोटिवेशन के लिए, सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि मुझे ये लगे कि हाँ बच्चे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। सिखाने की गारंटी मेरी है। मैथ आपको उस लेवल की सिखा दूंगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब आप कहोगे कि हाँ मैं मैथ सीख कर आया हूँ। जब आप सॉल्यूशन करोगे 15-18 सवाल, जब आप ऐसे ही देख देख के आंसर करते जाओगे, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, जब आप 15-18 सवाल आप 10 मिनट में सॉल्व कर लोगे या 8 मिनट में सॉल्व कर लोगे, तो बचे हुए समय में आप रेस में आगे रहोगे। गारंटी है इस बात की, आप रेस में आगे रहो। एक बार पढ़ के तो देखो, ये सब तरीके आप सीख के तो देखो भाई। आप इतना तो कर सकते हो ना कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, या आप खुद देख रहे हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये मेंस में आया, ये सवाल मेंस में आया, किसी में छोटे मोटे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। सीजीएल मेंस 2022 3 फरवरी को ये सवाल पूछा गया। इस सवाल का उत्तर क्या है, उसने क्या पूछा कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, प्रारंभ में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अंतर पूछ लिया, और प्रारंभ में जो अनुपात दिया गया था वो 25:4 दिया गया था। तो अंतर कितना आया, 21 आया। जो भी आंसर आएगा वो 21 से विभाज्य होगा, मतलब 21 का फैक्टर होगा। तो आप बताइए, क्या 143 21 से कटेगा, क्या 150 21 से कटेगा, क्या 123 कभी भी 21 से डिविजिबल होगा? नहीं। इस सवाल का वन एंड ओनली वन आंसर 126, मतलब बी ऑप्शन। यही सब तरीके तो सिखा रहा हूं है। आप देख रहे हो डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी कितने काम, अर्थमेटिक में डिविजिबिलिटी से अच्छा कॉन्सेप्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अल्ट्रा फास्ट वो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, अल्ट्रा फास्ट हो जाएगी। आप ये कैलसी बैच, ये बैच, वो बैच में कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, आपको क्वेश्चंस के साथ सिखा रहा हूं कि कैसे कैसे सवाल मेंस लेवल में पूछे जा रहे हैं और आप एक एक लाइन में सवालों के उत्तर बता पा रहे हो। दिमाग खुला होना चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, क्वेश्चन देख के आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, कैसे करना है। सॉल्व करने बैठ जाओगे इस सवाल को, मैं गारंटी से कह रहा हूं 99% बच्चों ने इस सवाल को छोड़ा था एग्जाम में। क्योंकि इस सवाल को जब आप बेसिक मेथड से सॉल्व करके देखना, आपको कितना समय लगता है। छोड़ के आए थे 99% बच्चे छोड़ के आए थे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपका एक ज्यादा ज्यादा 2 सेकंड का इस सवाल का उत्तर था। मेंस जैसे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं आज की क्लास, जो मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन छूट गए। ये 2 कॉन्सेप्ट मुझे सिखाने थे कि देखो बड़े बड़े सवालों में भी आप कैसे सिर्फ दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करके आप सभी आंसर झटके में निकाल सकते हो, देख के आंसर बता सकते हो। लेकिन उतना दिमाग खुला होना चाहिए। वो दिमाग कब खुलेगा, जब इतनी सारी प्रैक्टिस आप मेरे साथ कर लोगे, इसके बाद आपका दिमाग खुलेगा। अब हम आते हैं अपने, जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, 1 या 2 तरीके के सवाल छूटे थे हमारे पास, तो वो मैं अब आपको सिखा देता हूं कि रेशियो प्रोपोर्शन में अनुपाती, ये जो होता है ना, प्रोपोर्शनेट वैल्यू क्या होती है, थर्ड आपकी वैल्यू क्या होगी, मीन, इसका आपका मीन प्रोपोर्शनेट क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनेट क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनेट क्या होगा। तो बहुत बेसिक बेसिक सी बात पहले आप समझ लो कि a/b बराबर c/d। बात क्लियर होगी।
ए जिसमें से फर्स्ट होता है, बी सेकंड हो गया, सी थर्ड हो गया और डी क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शनेट होता है। बात क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लिखा हो कि ए बटे बी और बी बटे सी, तो जो बी होगा ये बी कहलाता है मीन प्रपोर्शनेट, जिसको आप बोलते हो मध्यानुपाती। जिसको आप क्या कहते हो, मध्यानुपाती। ये बी कहलाएगा मध्यानुपाती, तो सी क्या कहलाएगा, थर्ड, तृतीयानुपाती। तो ये इसको थर्ड प्रपोर्शनेट बोलते हैं, प्रपोर्शनेट। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये हो गया आपका थर्ड प्रपोर्शनेट। अगर फोर्थ प्रपोर्शनेट की वैल्यू पूछी जाए तो ये लिखा हुआ है डी है। मीन प्रपोर्शनेट की वैल्यू पूछी जाए तो बी। बी ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं मध्यानुपाती। बात क्लियर है। जो ये लास्ट वाला टर्म होता है, जब इस तरह की इक्वेशन बनी होगी तो लास्ट वाला जो टर्म होगा इसको क्या बोलेंगे, थर्ड प्रपोर्शनेट। बस इतना याद रखना है, सारे सवाल आपके होते चले जाएंगे। उसने क्या बोला, 24 192 और 27 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि 24 192, इसके बाद क्या बोल रहा 27, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनेट क्या होता है, डी। फोर्थ प्रोपोर्शनेट आपका क्या होगा, डी होगा। तो इसका मतलब उसने डी की वैल्यू पूछ ली है। तो 24 तो 192 कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो उसने क्या पूछ लिया, चतुर्थ अनुपात पूछा है। ऑप्शन इसके गलत लिखे हैं साइड, 24 192 और 27, ऑप्शन साइड इसके गलत लिखे हैं। मैं देख लेता हूं, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। हाँ ये ऑप्शन नहीं है, ये गलत लिखे हैं ऑप्शन। तो ये टाइपिंग एरर हुई है। तो इसका 8 इंटू 27 यही डी की वैल्यू निकलेगी। तो जो भी आएगा आपका 20 अट्ठे 160 और 7 अट्ठे 56, 160 में 216, 216 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो ये जो वैल्यू लिखी है ये ऑप्शन इसके गलत ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये नहीं होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनेट निकाल लिया, बहुत आसान चीज है। ए बटे बी बराबर सी बटे डी अगर है, समानुपाती अगर ये है, तो इसको डी को बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनेट, सी को बोला जाएगा आपका थर्ड। ए अपॉन, देखिए थर्ड प्रोपोर्शनेट सी को नहीं, आप ये देखिए अगर ये बी ये वाली वैल्यू कॉमन है तब ये वाले टर्म को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शनेट। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई ना। अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको ये वाली इक्वेशन याद रखना, ए बटे डी बराबर सी अपॉन डी, 1 2 3 4। ठीक, इतना याद रखना है ना। आगे आ जाए, उसने क्या बोला, 27 और 300 का मध्यानुपाती क्या होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको बताया कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी, और फिर वो अगर आपसे पूछ लेता है कि मीन प्रोपोर्शनेट मतलब मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या होगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। तो बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए सी। मध्यानुपाती जब भी पूछेगा तो आपको दो प्रोपोर्शनेट वो देगा, उसका क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करके रूट ले लेना है। मध्यानुपाती आपका आसानी से निकल आएगा। प्रैक्टिस करना है, बहुत छोटे छोटे सवाल है, बहुत आसान से सवाल है। मध्यानुपाती उसने पूछ लिया तो बी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 27 गुणे 300। 27 3 81 में से 9 बाहर आएगा और 100 में से 10 बाहर आएगा, तो 90 सवाल का सही उत्तर है। ये हो गया मध्यानुपाती। 27 गुणा 300, देखो कैलकुलेशन ही सब कुछ है अर्थमेटिक में, कैलकुलेशन के बिना कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, कैसे किया वो एक बार समझ लो। मैंने क्या बोला, 27 3 81, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, 27 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 81 हो गया, और इस 100 को मैंने अलग रखा। क्यों, क्योंकि मुझे रूट लेना था। 81 की वैल्यू कितनी आ गई, 9, रूट कितना आ गया 9, और 100 का रूट कितना आ गया 10, तभी तो ये 90 बना। तो ये मैं देख के बता दिया कि ये 9 लिखा हुआ है, मतलब 81 और ये 100 है। तो ये कैलकुलेशन आप जब करते रहोगे, माइंड जब आप धीरे धीरे चलाना, देखो स्टार्टिंग में आप नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे कोशिश तो करिए। आप हमारे साथ कोशिश तो करके देखो एक बार, 15 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद, तब आप बताना कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट हुई है। लेकिन जब आप कोशिश ही नहीं करोगे, वही पेन पेंसिल चलाते हुए लिखते रहोगे, तो कैसे कर पाओगे, 15 मिनट में 25 सवाल कैसे हो पाएंगे। लेकिन पैट वाले जो बच्चे देख रहे हैं, जो पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे देख रहे हैं, उनके पास समय होता है, वो कर सकते हैं। लेकिन उनको भी मैं बोलूंगा कि आप इसको इस तरीके से देखना शुरू करिए कि ये 27 गुना 300 तो 8100 आ रहा, तो 8100 का फिर आप 90 लोगे रूट, या तो फिर आप डायरेक्ट उसको ब्रेक कर दो। हमेशा कैलकुलेशन को ब्रेक करना सीखो, पार्ट्स में तोड़ना सीखो। अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए आप खुद से सवाल करते रहिए, पहले मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, खुद से सवाल आप पहले वीडियो को पॉज करके करते रहिए, इसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिए, तभी आप सीख पाएंगे, अदरवाइज आप सीख नहीं पाएंगे। ए तथा बी की बी स्क्वायर अपॉन 4a का तृतीयानुपाती उसने पूछ लिया, तो मैंने क्या बताया था, तृतीयानुपाती अगर उसने पूछ लिया तो ए बटे बी और बी बटे सी, तब इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती, इसको बोला जाता है ना। तो मिडिल टर्म आपका कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ए बटे बी स्क्वायर बटे 4a, और यहां पे भी वही आ जाएगा 4a, तब इसको हम बोलेंगे सी, ये तृतीय अनुपाती। बात क्लियर है। अब क्या करना, कैलकुलेशन ही तो करनी है, सॉल्व करना है। ये देखिए ये ए ऊपर चला जाएगा 4a,
तो ये क्या हो गया 4a² और 4 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 4 चौको 16a³ बनेगा। 16a³ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका मतलब ये 16a³ बन गया और ये b की पावर क्या बन गया? b की पावर कितना बन गया? 4। और यही तो ये c की वैल्यू निकल के आएगी। तो 16a³ कहां कहां लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है, केवल एक जगह है। अगर आप कुछ और भी देखो, फिर से देख लो, ये 4a इसके साथ जाएगा तो ये 4a² बन जाएगा और इस 4a का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौको 16a² में a का मल्टीप्लाई करोगे तो 16a³ आया। तो 16a³ आप चेक कर लिया तो केवल एक ही ऑप्शन में b की पावर 8 लिखा है इन्होंने, b की पावर 8/16a³। अच्छा, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा ना, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तभी तो निकलेगा। हमने केवल इसको इसके साथ कर दिया लेकिन इसका इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो b की पावर क्या निकल के आएगा? क्या गलत सवाल, कुछ गलत है? ये टाइपिंग एरर हो जाती है बीच बीच में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, b की पावर 4 है। ये क्या है? ये b की पावर 4 है तो ये b की पावर 4 हो गया, ये b की पावर 4 हो गया। तो b की पावर 4 और b की पावर 4 को मिलाएंगे तो b की पावर 8, b की पावर 8/16a³। यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो तृतीयानुपाती समझ गए, मध्यानुपाती समझ गए, चतुर्थानुपाती समझ गए, बस इतना ही निकालना है। तीन ही कॉन्सेप्ट बनते हैं, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। तो मैंने तीनों के एक एक सवाल कराए। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक समानुपात में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ संख्या 51, 68 और 108 है। मैंने क्या बताया कि आपको दिमाग में सिर्फ ये रहना चाहिए, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये फोर्थ होता है। अब इसमें इसने तीन वैल्यू को दे दिया। किसको दे दिया? तीन वैल्यू को। खुद से ट्राई कर रहे हो ना, वीडियो पॉज करके देख लो तीन वैल्यू क्या है, प्रथम और द्वितीय। तो 51/68। इसके बाद क्या है? तृतीय पूछ ली और चौथी क्या दी है? 108। तो ये 17 3 51 और 17 चौको 68 और ये कट जाएगा आपका 27 चौको 108। तो इसमें देख लो कि 27 मतलब 9, 9 का फैक्टर देखो कौन सा है। अब मल्टीप्लाई भी मत करो यार, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या बन रहा है इसका। बात समझ में आ रही है? कर पा रहे हो? आसान आसान है इसलिए मैं तेज करवा दे रहा हूँ। a/b और बराबर होगा c/d। तब इसमें याद रखना है कि ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये फोर्थ होता है। बस इतना ही याद रखना है। जब मीडियम की, मीन की बात करेगा, मध्यानुपाती की बात करेगा, तब ये वैल्यू और ये वैल्यू b और c वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है। तभी बोला जाता है कि b² बराबर और ये c नीचे आ जाता है। अभी मैंने बताया ना कि जब मीन पूछा जाएगा तो a/b बराबर b/c, तो ये b² हो जाता है और b² का मान ac और b का मान क्या हो जाता है? √ac। ये मैंने बताया कि b का मान √ac के बराबर होता है। और जब इस तरह की इक्वेशन बनी होती है कि मिडिल टर्म जब आपका बराबर हो जाएगा तभी c को तृतीयानुपाती बोला जाता है। तब c को क्या बोला जाता है? तृतीयानुपाती। क्यों? क्योंकि टर्म तो तीन ही हुए ना, a b और c। तो b टर्म को क्या कर दिया हमने? डबल किया है ना। तो आपके पास अगर अनुपाती पूछा जाए, प्रोपोर्शनल वैल्यू पूछी जाए तो तीन ही तो है, a b एंड c। तो c को क्या बोला जाएगा? तृतीयानुपाती बोला जाएगा। बात क्लियर होगी? आगे बढ़ जाए। अगला 1.6 और 3.6 के मध्यानुपाती तथा 5 और 8 का तृतीयानुपाती का अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखो, कोई एक वैल्यू आप निकाल लो। कौन सी निकालोगे? जो ऑप्शन अलग अलग हो, 2 5 3 4। मतलब इसका मतलब अगर मैं पहली वाली वैल्यू निकालूं तो मुझे आंसर तुरंत मिल जाएगा। सोचने का तरीका है, देखने का तरीका है सवाल को कि कैसे सवाल को देखना है। आप सॉल्व करने बैठ जाओगे, पूरा क्या करना, पूरा सॉल्व करके भाई मेरे। उसमें क्या है? ऑप्शन आप चेक करेंगे, 2 5 3 4 ऑप्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, निकाल लो। मध्यानुपाती आप जानते हो कि b की वैल्यू अंडर रूट कितना होता है? 1.6 और 3.6, यही होता है ना। अब आप बोलोगे आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये क्या है? /10 कर देंगे, ये /10 कर देंगे तो बाहर /10 आ जाएगा, 0.1 अंक। तो 16 मतलब 4 और 36 मतलब 6 और बटे कितना? 10। तो 4 6 24 मतलब 2.4 आएगा, 2.4। अब या तो देखो ये 5 वाली वैल्यू तो खत्म हो गई, 5 वाली वैल्यू खत्म है। क्यों? क्योंकि 2.4 से 5 तो बनेगा ही नहीं। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इनमें से कुछ भी इस सवाल का आंसर मतलब 2 3 4, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू मिलती जो नहीं कट रही होती तो आंसर निकल आता। नहीं निकला मतलब एग्जामिनर ने थोड़ा दिमाग लगा के सवाल बनाया, तो फिर हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या निकल के आएगा आपका? तृतीयानुपाती उसने पूछ लिया, तो तृतीयानुपाती का मतलब आप जानते हो ना, मैंने क्या बताया था कि तृतीयानुपाती जो होता है a/b बराबर b/c होता है। अब आप नोट कर लो इस बात को, तो b²/a याद कर लो। नोट क्या करना है? याद कर लो। तो c की वैल्यू b²/a। तो मिडिल जो टर्म होता है 8 64 और a का मान कितना है? 5। अगर a का मान 5 है तो अब ये बताओ क्या लिखा हुआ है?
ये अगर आपसे मैं पूछूं कि ये 64 में 5 का भाग दोगे तो आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 12.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.8 आ जाएगा। तो उसने क्या पूछ लिया कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, मीन रेशियो जो मध्यानुपाती है और तृतीयानुपाती है, उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो दोनों का रेशियो अगर निकालना है आपको, तो आप बताइए कि इसका क्या निकल के आ जाएगा आंसर। अब आपका क्या निकलेगा कि मध्यानुपाती 2.4 है और तृतीयानुपाती 12.8 है। ये और ये कट जाएगा, 4 से काट दे, 12 से काट, नहीं 12 से नहीं कटेगा, 4 से काट दो, 4 6 24, 4 3 12, 4 दूनी 8, और भी कट जाएगा अभी, 2 तिहाई 6 और 16, 3:16 कहीं है ऑप्शन, तो 3:16 ही इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो गई? 3:16 इस सवाल का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। अब इस सवाल को आप नहीं कर सकते, ए की वैल्यू पूछी है, फिर ए और 36 के बीच का मध्यानुपाती निकालना है। ए और 36 के बीच का क्या निकालना है? मध्यानुपाती निकालना है। तो क्या नहीं निकाल सकते? बताओ जल्दी बोलो, निकाल सकते हो? नहीं, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, लेकिन क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत है, दिमाग लगाओ जरा। कि मध्यानुपाती निकालोगे तो √a×36 आएगा, और 36 की वैल्यू 6 √a आएगा। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि 6 √a आएगा, तो जो भी a की वैल्यू आएगी उसमें 6 का गुणा होगा, तो 6 का फैक्टर मात्र 1 है 24। देख के इस सवाल का उत्तर निकल रहा है। और कैसे बताऊं कि आपको दिमाग खोलना है, केवल दिमाग केवल खोल के सवाल को देखोगे ना, उत्तर बन जाएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इस सब का हमने यूज ही नहीं किया। केवल ये देख लिया कि ए और 36 का मध्यानुपाती, आप जानते हो रूट में आती है वैल्यू, √36 का रूट 6 आएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो 6 का फैक्टर होगा। तो 6 का फैक्टर तो मात्र 1 है 24, केवल 24 ही तो 6 से कटता है। निकल आया ना उत्तर। लेकिन कुछ गधे बैठे होंगे 12 24 27 को सॉल्व करने बैठ जाएंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, रूट निकाल, अरे इतना नहीं करना। वही तो समझा रहा हूं कि नहीं करना है, सिर्फ ये करना है, ये निकालना है। यही निकालोगे ना तो आपका सही आंसर भी निकल आएगा और समय भी आपका पूरा बचेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये नया कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार का एक सवाल, इस टाइप का एक सवाल आपका रीजनिंग में 100% पूछा जाता है। आप रीजनिंग का पेपर उठा के देख लीजिए, और मैथ में भी 100% एक सवाल पूछा जाता है। आज मैं इस सवाल को करने का आपको बहुत ही सॉलिड तरीका बताता हूं। और वो सॉलिड तरीका बताने से पहले मैं आपको क्या कह रहा हूं कि एक कॉन्सेप्ट है वो याद कर लो, चाहे लिख लो। यदि a/b बराबर c/d, तो डिविडेंडो a/b बराबर c/d अगर होता है, तो यहां से दो इक्वेशंस निकल के सामने आती है। एक होती है a+b/b और c+d/d। इसके बाद दूसरी इक्वेशन जो निकल के आती है वो a-b/b और c-d/d। अगर ये a/b बराबर c/d लिखा हुआ है, तो a+b/b और c+d/d ये भी इसका सॉल्यूशन करने पे निकल के आ जाता है। ये प्रोपोर्शनेट थ्योरम होती है कि अगर ऐसा है तो a+b/b c+d/d, या a-b/b c-d/d, ये प्रूफ, मतलब ये जो आपकी थ्योरम होती है ना, वो थ्योरम निकल के आ। तो ये आपकी कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम होती है। तो इसको बोलते हैं कंपोनेंडो और इसको बोलते हैं डिविडेंडो। और एक सवाल, एक नहीं कई बार इस तरह के डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ लिए सवाल एग्जामिनर ने, कि अगर a/b बराबर c/d है, तो ऑप्शन दे दिए कि इसमें से कौन सा सही होगा। एक बार उसने डिविडेंडो पूछ लिया, ये वाला a-b/b c-d/d, और एक बार उसने कंपोनेंडो पूछ लिया कि a+b/b या c+d/d। अगर आपको याद है तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज क्या सॉल्यूशन करने में इसमें बहुत समय लगता है। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, एक सवाल ये भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, डायरेक्ट देखिए, थ्योरम को डायरेक्ट एग्जामिनर ने पूछ लिया। एक सवाल ये भी पूछा गया, दोनों को मिला के मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। तो जब इसका और इसमें भाग दोगे, कंपोनेंडो को डिविडेंडो से जब भाग दोगे, तो a+b/a-b c+d/c-d भी तो निकल के आ जाएगा। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तीनों सवाल पूछे गए। अगर आपको याद है कंपोनेंडो डिविडेंडो और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रोपोर्शनेट थ्योरम क्या होती है, तो फिर आप डायरेक्ट इस सवाल का उत्तर लगाओगे। अगर आपको थ्योरम नहीं पता तो फिर आप इस सवाल का उत्तर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सॉल्यूशन जब आप करोगे ना, के मानोगे और वो सब वैल्यू निकाल के, तो बड़ा ज्यादा वक्त लगेगा आपको।
और आपका दिमाग हिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको याद कर लो। कंपोनेंडो थ्योरम क्या होती है कि a बटे b बराबर c अपॉन d है, तो कंपोनेंडो थ्योरम कहती है कि a प्लस b अपॉन b बराबर c प्लस d अपॉन d होगा। डिविडेंडो थ्योरम कहती है कि a माइनस b अपॉन b बराबर c माइनस d अपॉन d होगा। दोनों को मिला के अगर कोई थ्योरम बन रही है तो a प्लस b अपॉन a माइनस b, c प्लस d अपॉन c माइनस d। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इसी थ्योरम के आधार पर मैं इस सवाल को करने जा रहा हूं। इसी थ्योरम के आधार पे कैसे ये थ्योरम को अप्लाई करके आप इस सवाल को कर पाओगे, देखिए जरा। उसने बोला कि उसने क्या बोल दिया, क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 30 36, 24 30 36 और कितना 46 में से x घटाया गया, तो वही कह रहा है कि तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है। तो मैंने सभी में से x घटा दिया, संख्याएं समान। बहुत धीरे से समझेंगे, बहुत इत्मीनान से समझेंगे, गलती नहीं करना है। दो को नंबर आपके आने हैं, एक रीजनिंग में क्वेश्चन ये मिलेगा और एक आपका नहीं तो फिर वही x की वैल्यू पुट करते रह जाओगे और आंसर निकलेगा नहीं, समय कटता चला जाएगा और x की वैल्यू पुट करते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जैसे है ना कि पंचवर्षीय योजना के माध्यम से अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो पंचवर्षीय आपकी योजना चलती रहेगी, तैयारी आपकी चलती रहेगी और वो किसी और के साथ चली जाएगी और बाद में वो मामा कहेंगे आके आपको, समझ रहे हो ना। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग, समय ही सब कुछ है। तो सही समय पे सही चीज अगर हासिल कर ली तो जो मामा कहेगा शायद वो मतलब रिलेशन चेंज हो जाए। इसलिए वक्त सबसे बड़ी चीज है, उसको बदलना है। और कैसे बदलना है? ऐसे बदलना है, मेहनत करके बदलना है और बदलेगा, इस बात की तो गारंटी है कि बदलेगा। अब देखो जरा, फिर उसने क्या बोला कि 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2 का मध्यानुपाती निकालेंगे। तो मध्यानुपाती तो बात की बात होगी, पहले x की वैल्यू तो निकालें। तो मैंने अभी आपको समझाया कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम क्या होती है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, ऐसे सवालों में आप नोट कर लो कि हमेशा डिविडेंडो थ्योरम लगाना। 24 माइनस एक्स माइनस 30 प्लस एक्स, ए माइनस बी अपॉन बी होता है ना, और 30 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस एक्स माइनस 46 और माइनस मतलब प्लस एक्स और बटे कितना 46 माइनस एक्स। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया। 24 में से 30 जाएगा तो माइनस का 6 बटेगा और ये 30 माइनस का एक्स बचेगा और ये 36 में से 46 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा और ये 46 माइनस एक्स बचेगा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। यहाँ तक आपने कर लिया होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि इस माइनस एक्स का इधर जो गुणा होगा तो माइनस का 3x और ये माइनस का 5x, तो इधर पे कितना हो जाएगा, जब ट्रांसफर आउट करोगे तो ये आ जाएगा 2x। 30 पंचे 150 और 46 में 138 आ जाएगा, तो ये 150 और माइनस में 138, तो ये कितना आ गया, तो x बराबर ये कितना 12/6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो x की वैल्यू जब 6 आ गई तब इसमें रख दो 6 2 12 और 3 कितना हो गया, ये ऑप्शन गलत लिखे हैं, पहले इनको ऑप्शन को ठीक कर लो। तो 6 दूनी 12 प्लस 3 15, और आप जानते हो कि जब मीन मतलब मध्यानुपाती निकाला जाता है तो रूट ले लिया जाएगा। तो x की वैल्यू 6 रखो तो 6 दूनी 12 और 3 15 और गुणे कितना 6 3 18 और 2 कितना आ गया 20 आ गया। तो 15 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे 300 आएगा। तो अगर आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, 15 दूनी 30, 300 से भी आप निकाल सकते हो कि 10 अंडर रूट 3 कितना 10 अंडर रूट 3। यही इस सवाल का सही उत्तर था। मीन प्रोपोर्शनेट जो उसने बोला था कि मीन प्रोपोर्शनल क्या हो गया, मतलब मध्यानुपाती क्या हो गया, तो 10 अंडर रूट 3 इस सवाल का सही उत्तर है। बात समझ में आ गए। ये सवाल मैं आपको बोलूंगा कि बार बार ऐसे सवालों का प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन रीजनिंग में और एक क्वेश्चन मैथ में, और इस सवाल में आप रट लो इस बात को कि डिविडेंडो थ्योरम आपको लगानी है। डिविडेंडो थ्योरम क्या कहती है कि a माइनस बी अपॉन बी सी माइनस डी अपॉन डी, मतलब अंश में से हर को घटाना है, नीचे हर रखना है। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, और इस तरफ भी आपका वैल्यू इक्वल के बराबर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। बात क्लियर होगी। हिंदी वाले अंश माइनस हर बटे हर, अंश माइनस हर बटे हर, तो ये आपकी डिविडेंडो थ्योरम कहती है। और उससे मैंने इस सवाल को देखो कितना आसान कर दिया। बात समझ में आ गई। वैल्यू पुट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, वैल्यू पुट करने में आपको बहुत ज्यादा समय जाएगा। तो ये क्वेश्चन फिर मैं आपको घर के लिए दे दूं। अगर आपसे मैं एक और करवा दे रहा हूं, उसने बोला कि 19 माइनस एक्स और 28 माइनस एक्स, फिर वो कह रहा है 55 माइनस एक्स, और फिर वो कह रहा है 91 माइनस एक्स। मैंने डायरेक्ट डिविडेंडो थ्योरम लगा दी। अब इसके बाद डिविडेंडो थ्योरम क्या कहेगी कि 19 माइनस एक्स
माइनस का 28 और प्लस का x हो जाएगा, फिर 28 माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा, 55 माइनस x माइनस का 91 और प्लस का x बटे 91 माइनस x। ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया। 19 में से 28 जब जाएगा तो ये माइनस की वैल्यू कितनी आएगी, 9 और बटे कितना 28 और माइनस x। 55 में से 91 जाएगा, 11 5 6 मतलब 36 माइनस का और 91 माइनस x, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये 4 बार चला गया। ये देखिए माइनस का 4x और माइनस का x जब इधर आएगा तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 3x। 28 को 112 होता है, 112 में से जब 91 आप घटाओगे तो 12 वहां और 9 यहाँ, तो ये आपका हो गया 21। तो x की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो कितना आ गया, 7। यही इस सवाल का सही उत्तर था। बात क्लियर हो गई? तो वैल्यू पुट करके चेक मत करते जाना कि 8 रख दे, फिर 7 रख दे, फिर 9 रख दे, फिर 5 रख दे, वेस्ट होगा समय। 100% आपका समय वेस्ट होगा, दिक्कत होगी। मान लो ये दूसरा ऑप्शन मिलेगा लेकिन चौथा ऑप्शन होता है, क्या सबको रखते नहीं, रखना है ना। तो डिविडेंडो थ्योरम आप याद कर लो और इसी थ्योरम से आप इस तरह के जितने भी सवाल हैं आप करते जाएंगे। बात क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका वही है, इस सवाल को आप घर पे कर सकते हैं। उसने बोला कि एक्स स्क्वायर का मध्यानुपाती x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर। आप मुझे ये बताइए, x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर इसका मध्यानुपाती पूछ लिया उसने, तो ये x तो बाहर आएगा और ये हो जाएगा x प्लस 9। अब आप ये देखिए कि जो x की वैल्यू आएगी वो यहां पे आप पुट करेंगे, यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि x की वैल्यू 7 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 9 16 से 4 बार आ जाएगा और 7 यहां रखो तो 7 चौको 28, मतलब इस सवाल का सही उत्तर 28 बनना चाहिए। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, मैंने सॉल्व नहीं किया। अच्छा ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ, ऊपर x की वैल्यू 7 थी ना, देखो पूछ लिया। सवाल को किसी भी तरीके से पूछ सकता है, यहां पे केवल x की वैल्यू पूछी थी और अगले एग्जाम में उसी साल कोई दूसरा एग्जाम हुआ और उसमें उसने पूछ लिया कि x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर का मध्यानुपाती क्या होगा। तो अगर आपको तरीका पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट सवाल ये रहा। वो कह रहा है 10 16 22 और 32 में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। अब x क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, डिविडेंडो थ्योरम लगा रहा था। अभी क्या करना है, अभी तक मैं आपसे मैंने क्या बोला कि डिविडेंडो थ्योरम लगाना है, a माइनस बी, तब भी तो वही लग जाएगा। जोड़ रहे तो ये माइनस नहीं कर देगा, देखो जरा। नहीं, इस सवाल को आप घर पे करेंगे और कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आप सही उत्तर बताएंगे कि सवाल का सही उत्तर क्या आया। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? इस सवाल को आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके कमेंट में आप आंसर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो फिर मैं ये सवाल आपको सॉल्व करा दूंगा आज। और ये जो नीचे के 11 और 12 जो सवाल थे, ये तो मैंने आपको क्लास शुरुआती इन्हीं सवालों से करी थी, देख के इस सवालों के उत्तर आ रहे थे, जबकि ये मेंस लेवल के सवाल हैं। समझ रहे हो? तो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक मैं बोल रहा हूं कि एलिगेशन पढ़ लो। क्यों? क्योंकि एलिगेशन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मिलता जुलता सब होता है कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है। एलिगेशन पढ़ने में भी आपको इतना ही मजा आएगा जितना मजा आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने में आया। कॉन्सेप्ट आप देखना, मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको क्या कह रहा हूं कि डिविजिबिलिटी, यूनिट प्लेस और ऑप्शन एलिमिनेशन, ये 3 तरीके आप अगर मास्टरी हासिल हो गई तो इन 3 तरीके से आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म है। बात क्लियर है? इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। एलिगेशन वाला टॉपिक जब आप देखेंगे उसमें आपको और मजा आएगा। अब दूसरी बात कि अगर अभी भी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई समस्या है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन फंसा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगला टॉपिक क्या रहेगा, एलिगेशन मैंने बताया। अब आप बताइए कि आपको एलिगेशन के अलावा क्या पढ़ना है, तो वो अगर आप कोई दूसरा टॉपिक सजेस्ट करेंगे तो हम वो टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में। लेकिन मैंने क्या बताया भाई, अच्छा लग रहा है ना, और यहां तक आप पहुंच गए हो, बढ़िया लग रहा है, मजा लग रहा है, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो एटलीस्ट यार सब्सक्राइब तो करो, शेयर तो करो दोस्तों के साथ, लाइक तो करो। लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा ना कि यार बच्चे पसंद कर रहे हैं, मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।